परीक्षा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा चैप्टर है स्वराज्य की नींव। पार्ट 1 में हमने स्वराज्य की नींव में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी देखी और लेखक के बारे में भी परिचय प्राप्त किया। यहाँ पर स्वराज्य की नींव में रानी लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर के संवाद के बारे में हमने चर्चा की थी, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने मन की बात बताती है कि हमारे पास सैन्य होने के बावजूद भी आज हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और जूही जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देती है, जूही और मुंदर जो है रानी लक्ष्मीबाई का साथ देती है और वो कहती है कि जो हमारे गुरु गंगाधर जी ने कहा था, गंगाधर राव ने कहा था कि स्वराज्य से पहले स्वराज्य की नींव रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जूही और मुंदर कहती है कि स्वराज्य की नींव हम रखेंगे और जब स्वराज्य प्राप्त हो या ना हो, यानी उसमें हम सफल हो या असफल हो, वो ईश्वर के हाथ में है। यानी ये जो सारा संवाद है जूही, मुंदर और रानी लक्ष्मीबाई के बीच का, वो संवाद हमने देखा। हमने यहाँ तक देखा था कि और मुंदर कहती है और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर दें। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, लेकिन अगर दुश्मन की जो ठोकर उनको लगेगी तभी उनकी नींद हराम हो सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? यहाँ पर जूही के समझ में नहीं आता कि दुश्मन की ठोकर उनको कैसे लग सकती है, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, आज भी दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। यानी अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ अविश्वास करता है तो उनके बीच की जो खाई है, यानी जो बीच का जो रिश्ता है, वो उनके बीच की जो खाई, अविश्वास की जो खाई होती है, वो बहुत चौड़ी हो जाती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरी कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि हम एक है, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच, हमारे बीच कैसा संबंध है वो हम जानते हैं। अगर उनके बारे में हम कुछ कहेंगे, हम उनके मित्र हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम कुछ उनको कहने के लिए जाएंगे तो उसमें गहराइयां बढ़ेगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जन्नत उठेगी। शिखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। यहाँ पर मुंदर कहती है कि भाई साहब ठीक कहती है कि अगर शंकाएं हमारे बीच ऐसे ही तो थोड़ी बहुत शंकाएं है और उस शंकाओं में अगर हम कुछ करने जाते हैं तो अविश्वास की खाई है वो चौड़ी हो जाएगी और ऐसे में अविश्वास बढ़ने के कारण वह लोग और लोक विलास में डूब जाएंगे। यानी पायल की घुंघरू जो झंकार होती है, संगीत में डूब जाएंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, लड्डू खाएंगे और इस तरह का भोग विलास वो करते रहेंगे। लेकिन सहसा अचानक कहीं दूर से तोपों का स्वर उठता है, यानी स्वर सुनाई देता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही है जो लक्ष्मीबाई जो है वो जूही को आदेश देती है और कहती है कि तुम अगर तात्या को खोज सकती है तो उसे खोज कर तुरंत मेरे सामने लाकर प्रस्तुत कर दे। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जानी को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जूही कहती है अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पाताल में से भी लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई? यहाँ पर जो रघुनाथ है वो जो तोपों की आवाज सुनाई देती थी, वह उसकी खबर लेकर वो आता है और कहता है रानी लक्ष्मीबाई से कि महारानी जनरल रोज की सेना ने, यानी जनरल रोज जो अंग्रेज का जनरल था,
उनकी सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया और मुरार पर उन्होंने कब्जा कर दिया। जूही कापकर क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवा की सेना हार गई, लेकिन यहाँ पर रोज जो जनरल रोज है वो अपने ग्वालियर का किला नहीं ले सकता, अपनी सैन्य को तैयार किया जाए। रघुनाथ मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। यहाँ पर रघुनाथ कहता है मैं जानता हूँ कि ग्वालियर का किला वो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया था। मैं अभी अपने सैन्य को लड़ाई युद्ध करने के लिए तैयार करता हूँ। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है वो जूही को तात्या को बुलाने के लिए भेजना चाहती है, लेकिन अचानक वो बाहर देखती है और उन्हें तात्या सेनापति वहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। जूही बाहर देखकर जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश, यहाँ पर सरदार है सरशाह, यानी अचानक। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यानी यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है तात्या को व्यंग करती है कि आज अचानक इस तरफ आपका आना कैसे हुआ। तात्या भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। यहाँ पर जो तात्या है वो कहता है कि भाई साहब मैं दूसरों के लिए सरदार हो सकता हूँ क्योंकि वो सेनापति था, इसलिए दूसरों के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से यानी व्यंग करते हुए वो कहती है इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? यहाँ पर व्यंग करती है, लज्जा यानी शर्म, लज्जा का अर्थ है शर्म। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है कि इतने बड़े सरदार को एक नारी के सामने झुकते हुए शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को पता था कि तोपों की आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन तात्या के साथ व्यंग करते हुए कहती है कि अभी भी आपका भोग विलास खत्म नहीं हुआ, ये तोपों की आवाज किस खुशी में मनाई जा रही है, ये सब उनसे कहती है। तात्या भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है। यानी यहाँ पर वह कहते रानी लक्ष्मीबाई से कि ये जो तोपों की आवाज आ रही है कहाँ से आ रही है वो सब आप जानती है। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। यहाँ अभी भी लक्ष्मीबाई जो है वो तात्या को सुनाने से चूकती नहीं है। तो यहाँ पर उपलक्ष्य शब्दार्थ है, उपलक्ष्य उपलक्ष्य यानी निर्मित उद्देश्य। यानी शायद ब्रह्मभोज के निर्मित उद्देश्य में तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। यहाँ पर फटकारती रहती है और तात्या को जताती रहती है और व्यंग करती रहती है कि ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें तो नहीं चल रही है। अगर श्रीखंड और लड्डू के लिए शक्कर कम पड़ी है तभी आपको यहाँ पर आना हुआ। जूही इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? वो चिंतित हो व्यग्र हो जाता है कि आप इस तरह से कब तक हमें व्यंग करती रहेंगी और कब तक फटकारती रहेंगी। लक्ष्मीबाई तो कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश तो कहती है अच्छा,
और रानी लक्ष्मीबाई बोलती है लेकिन आगे कहने के लिए जाती है, तब मुंदर का प्रवेश वहां पर होता है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ही यह सब क्या हो गया। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी यह सब कुछ हो गया। तब बचाव पक्ष में जूही कहती है कि सरकार ये स्वामी भक्त है, यानी अपने स्वामी का आदेश का पालन कर रहा था। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि आज हमें स्वामी भक्तों की जरूरत नहीं, लेकिन जो देशभक्त है, अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं, ऐसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर वो हमारा साथ देना चाहे तो वो दे सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाएंगे उसी पर चलूंगा। यहाँ पर तात्या कहते हैं कि इसीलिए मैं आपका साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, आप जो योजना बनाएंगे उसी प्रकार सैन्य को लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा। लक्ष्मीबाई, तो आओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, आओ यहाँ पर जो झंकार, नुपुरों की झंकार जहाँ पर सुनाई दे रही है, वहां पर तोपों की झंकार होनी चाहिए और गर्जनाद करो, भूल जाओ राग रंग, याद रखे हमें स्वराज्य लेना है। यहाँ पर रणभूमि शब्दार्थ है, रणभूमि उसका मतलब है युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। यहाँ पर तात्या जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की जय घोष करता है और कहता है कि मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि अगर दुर्भाग्य से हमें विजय प्राप्त नहीं होती तो तुम्हें हमारी सेना और जो सामग्री है उन दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर वापस ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध है वो मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। यहाँ पर शब्द है कलंकित, और इसका अर्थ होता है बदनाम, यानी जो हमारी वीरता है वो बदनाम न हो जाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। यहाँ पर कलंक यानी बदनामी शब्द है, कलंक उसका अर्थ होता है बदनामी, यानी आपके होते हुए हमको कोई बदनामी नहीं छू सकती। आप हमें आज्ञा दीजिए। और उनकी आज्ञा लेते हुए उनको प्रणाम करते हुए तात्या निकलता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या को भी प्रणाम करती है और कहती है कि मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, लेकिन तुम देर मत लगाना। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। यहाँ पर मुंदर और जूही ने अपना काम जो है वो बांट दिया था। वो कहती है कि मैं आपके आसपास ही रहूंगी, यानी पीछे से आने वाले जो शत्रु पीछे से गा करते हैं उनको मैं संभालूंगी, यानी आपके पास रहूंगी। और जूही कहती है कि मैं तोपखाना संभालूंगी, यानी जो हमारी सामग्री
लिए उनकी रक्षा में वहां पर तोप खाने पर रखकर करूंगी लक्ष्मीबाई। और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि अगर हम इस युद्ध में सफल हुए तो हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे, और अगर हम सफल नहीं हुए तो भी हम स्वराज्य की नींव यहाँ पर रखेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि के यही उद्घोष उभर कर आते हैं। पृष्ठभूमि शब्दार्थ है पृष्ठभूमि, उसका अर्थ है पीछे का भाग या भूमिका। पृष्ठभूमि यही उद्घोष उभर आता है और मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी यहाँ पर जब एकांकी जो नाटक था जो प्रस्तुत हो रहा है और उसे जब खत्म होने वाला था, तब जो पर्दे पड़ते हैं तो उसका जो दृश्य यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि युद्ध भूमि में सब लोग युद्ध लड़ रहे हैं और उसके बाद धुंधला धुंधला वहां पर दिखाई देता है और महादेव हर हर महादेव के नारे के साथ वहां पर ये एकांकी जो है वो खत्म की जाती है और बाद में पृष्ठभूमि पर यानी पीछे के भाग पर स्टेज पर गीता पाठ सुनाई देता है। तो यहाँ पर हमने स्वराज्य की नींव में रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या और रघुनाथ के जो संवाद थे उसके बारे में चर्चा की और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जो जुनून देखने को मिलता है वो भी हमने यहाँ पर देखा। थैंक यू वेरी मच।